Hello friends, I am Suraj Kumar. Today I am going to analyze a poem Shall I Compare Thee to a Summer's Day, which is written by William Shakespeare. First of all, I want to say that if you didn't join my YouTube channel, so join as early as possible and press the bell icon to get every information. And to get the notes, you can contact me. This is my phone number. You can contact me to get every kind of notes. आज मैं Shall I Compare Thee to a Summer's Day जो पोएम है उसमें हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी पॉइंट से वन बाय वन करके क्लियर करूँ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट टू क्वाट्रेंस, थर्ड क्वाट्रेंस, कपलेट। तो सबसे पहले मैं आपको क्वाट्रेंस के बारे में बताता हूँ। क्वाट्रेंस होता क्या है? देखिए, क्वाट्रेंस मतलब होता है दोहा। मैं बुक आप लोग के सामने प्रेजेंट करता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। देखिए, यहाँ पे ये जो 4 लाइन है ये इसको बोलते हैं क्वाट्रेंस। ये 4 लाइन, दूसरा क्वाट्रेंस, ये तीसरा क्वाट्रेंस और ये 2 लाइन को बोलते हैं कपलेट। आई होप क्वाट्रेन किसे कहते हैं समझ में आया, कपलेट किसे कहते हैं समझ में आया। अब मैं पोएम को एनालिसिस करूँगा वन बाय वन। देखिए, यहाँ पे सोनेट नंबर 18 दिया हुआ है। देखिए, शेक्सपियर ने जितने सोनेट लिखे हैं उसमें से ये सोनेट कितना है? 18 नंबर। मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना नंबर है। ये सोनेट नंबर 18 है। अब यहाँ पे देखिए, क्वाट्रेंस के बारे में जब बता रहे तो पहला क्वाट्रेंस यहाँ पर है, तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। देखिए यहाँ पे, Shall I compare thee to a summer's day? सेल को मैंने हाईलाइट किया किस लिए? सेल के जगह पे मे आई भी हो सकता है, कैन आई भी हो सकता है, लेकिन सेल यहाँ पे किस लिए यूज किया गया है मैं इसका क्लियर करता हूँ। Shall I compare thee to a summer's day? देखिए यहाँ पे दी यहाँ पे योर है, ठीक है ना, और टू अ समर्स डे। देखिए, क्या मैं तुम्हारी तुलना करूँ इस समर्स डे से? तो यहाँ पे किसकी तुलना की बात की जा रही है और समर डे से क्यों तुलना किया जाएगा? देखिए, ये पोएम को पढ़ने के पहले आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये किसके बारे में बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं विलियम शेक्सपियर के बारे में आप लोगों को कुछ बता दूं ताकि पोएम समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, विलियम शेक्सपियर जो यहाँ पे जो किसी का वर्णन किए हैं वो कौन है? वो उनका एक फ्रेंड है, फ्रेंड का वर्णन किया गया है। देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम लोग अक्सर ये जानते हैं कि अगर हम किसी के करेक्टर के बारे में या किसी का रूप रंग के बारे में, किसी की सुंदरता के बारे में जब हम वर्णन करते हैं तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई बॉय है तो बॉय एक गर्ल का अच्छी तरह सुंदरता का वर्णन करता है, या कोई गर्ल है तो बॉय का सुंदरता का वर्णन करता है। लेकिन कोई बॉय का सुंदरता का वर्णन नहीं करता है और ना कोई गर्ल का सुंदरता का वर्णन करता है, लेकिन उतना बारीकी से नहीं करता है जिसमें एक एक पॉइंट्स को लेकर उसके गुण का वर्णन किया जाए। तो यहाँ पर शेक्सपियर एक बॉय हैं, लेकिन ये अपने फ्रेंड यानी बिलव्ड, अपने प्यार का वर्णन करते हैं, वो भी एक बॉय है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बॉय से प्रेम या बॉय का वर्णन क्यों करेगा? देखिए, ये सर्च का विषय है, इतिहास का भी अभी तक इसका सर्च नहीं कर पाया है, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये जिसके बारे में बात किया जा रहा है एक बॉय है। और विलियम शेक्सपियर जो है वो अपने आप को ओमेन, मतलब अपने आप को ओमेन के रूप में प्रस्तुत करते हुए अपना बिलव्ड का वर्णन करते हैं और वे तुलना करते हैं। देखिए, तो पोएट अपने आप को ओमेन प्रेजेंट करते हुए अपना फ्रेंड का सुंदरता का वर्णन
करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्णन किसका किया जा रहा है। वो अपना फ्रेंड का सुंदरता का वर्णन इस पोयम में करते हैं। तो देखते हैं, एक एक लाइन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे वो अपना फ्रेंड की सुंदरता का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल रहा था ना, शैल आई कंपेयर दी टू अ समझ डे। दी मतलब होता है योर, तुम्हारी तुलना क्या मैं करूं टू अ समझ डे। समझ डे मतलब होता है क्या, गर्मी का समय। यानी ये समर डे नेचर से संबंधित है। किससे? नेचर से संबंधित है। और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि नेचर से खूबसूरत कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे कवि बोलते हैं शैल कंपेयर दी, मतलब तुम्हारी तुलना क्या मैं करूँ इस समझ डे से। मतलब यहाँ पे सोचिए, जब नेचर का तुलना ये अपना फ्रेंड की सुंदरता से कर रहा है तो समझ लीजिए कि प्रकृति बहुत ही खूबसूरत है। तो ये सोचिए, खूबसूरत का तुलना खूबसूरत से करता है। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ एक, जैसे कोई क्रिकेटर है और वो बैटिंग करता है या खेलता है, तो अगर कोई उसको बोलता है अरे भाई तू तो बहुत अच्छा खेलता है, विराट कोहली की तरह खेलता है। मतलब जब वो विराट कोहली का नाम लिया तो आप जानते हैं विराट कोहली बहुत ही आ, अच्छे प्लेयर है। तो उसका तुलना जब अच्छे प्लेयर से किया जाता है, इसका मतलब क्या, उसका बराबरी या उस लायक उसको समझा जाता है, तभी जाकर उसका वर्णन या उसका तुलना उससे किया जाता है। तो यहाँ पर भी सोचिए, समझ डे जो है मतलब नेचर जो है, नेचर का तुलना कर रहा है किससे? अपने फ्रेंड से। ठीक है ना, अपने फ्रेंड की सुंदरता का नेचर से तुलना किया जा रहा है। तो इससे समझिए कि अपना फ्रेंड को वो मतलब कितना महान समझते हैं। देखिए, समझ डे तो गर्मी का दिन, इंडिया में तो गर्मी का दिन अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये समझ डे कहाँ का बात किया जा रहा है। देखिए, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो समझ डे का वर्णन यहाँ पे किया है, ये समझ डे इंग्लैंड का किया है। ठीक है ना, समझ डे में इंग्लैंड में बहुत ही खूबसूरत रहता है मौसम। जिस प्रकार हमारे इंडिया में विंटर के टाइम में एक फेस्टिव मूड में रहते हैं लोग और घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, बहुत मज़ा आता है ये जो मौसम रहता है। उसी प्रकार इंग्लैंड में गर्मी के समय में बहुत ही अच्छा वातावरण रहता है और नेचर बहुत ही खूबसूरत रहता है। तो ये जो नेचर खूबसूरत है, इस खूबसूरत नेचर से वो अपना फ्रेंड का तुलना कर रहा है। तो आप समझिए कि वो अपना फ्रेंड की सुंदरता का कितना बड़ाई कर रहा है। फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ, फ्रेंड मतलब इसका बिलव्ड मतलब प्यार। ठीक है ना, चलिए, आई होप ये लाइन क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। देखिए, दाउ मतलब देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं हम, यू, आर्ट मतलब आर। देखिए ये दाउ, ये सब जो यूज है ये पोयम में यूज होता है, लेकिन इसका मीनिंग यू है और इसका आर है। ये सब जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पोयम में यूज होता है और पहले यूज होता था। ऐसे भी इंग्लिश एक डेवलपिंग लैंग्वेज है, ये हमेशा डेवलप होते रहता है। खैर, दाउ आर्ट मोर लवली। देखिए, मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। मोर लवली, लवली को पहले हम क्लियर करते हैं। मोर लवली मतलब क्या? ज़्यादा सुंदर। देखिए यहाँ पे जो विलियम शेक्सपियर है, उन्होंने एक साहस किए हैं। क्या साहस किए हैं? ये नेचर से बढ़कर अपना फ्रेंड की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। मतलब सोच लीजिए, नेचर जो है सबसे खूबसूरत है दुनिया में, उससे खूबसूरत कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, मोर लवली बोल रहा है क्या? यू आर मोर लवली, मतलब आप उससे भी खूबसूरत हो। एंड मोर टेम्परेट, टेम्परेट मतलब होता है परफेक्ट, और आप उनसे भी परफेक्ट, मतलब नेचर से भी परफेक्ट हो। तो आप समझ सकते हैं कि कवि यहाँ पे अपने बिलव्ड को, यानी कि फ्रेंड को या प्यार बोलिए को, कितना अच्छा से वर्णन करते हैं और उनका कितना मतलब सुंदरता का वर्णन करते हैं, मैंने बड़ाई करते हैं। यहाँ पे बोलते हैं आप उससे भी खूबसूरत हो, नेचर से भी खूबसूरत हो। और टेम्परेट, टेम्परेट मतलब तो परफेक्ट। टेम्परेट मतलब क्या होता है? परफेक्ट। देखिए, परफेक्ट वर्ड यहाँ पे क्यों यूज हुआ है, इसको बढ़िया से समझिए। देखिए, जब हम कोई चीज़, जैसे मान लेते एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम चाय बनाते हैं, चाय में अगर चीनी ज़्यादा हो गया तो भी चाय टेस्टी नहीं होगा, और चीनी बहुत कम भी हो गया तो टेस्टी नहीं होगा। इसीलिए हमको वही मात्रा में हमको चीनी डालना पड़ता है ताकि चाय का जो टेस्ट है बहुत बढ़िया हो।
ठीक है ना। तो यहाँ पर भी उसका यहाँ पे जो फ्रेंड का जो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, बोलते हैं कि तुम एक बहुत सुंदर भी हो और टेम्परेट हो, मतलब तुम परफेक्ट हो, एकदम परफेक्ट। ठीक है ना, यानी ये बोलना चाह रहा है नेचर परफेक्ट नहीं है बट तुम परफेक्ट हो। तो आई होप मैं ये लाइन को आपको क्लियर से समझा पाया हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन। देखिए, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। रफ विंड्स मतलब क्या होता है? देखिए, विंड्स यानी हवा। हवा जब धीरे धीरे चलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही जब हवा तेज होता है, जब तेज हवा आंधी तूफान आता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना वो नुकसान करता है, हानिकारक है वो हमारे लिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। देखिए, यहाँ पे मैंने वर्ड बर्ड्स को हाईलाइट किया हूँ और मे को हाईलाइट किया हूँ। देखिए, बर्ड्स मतलब क्या होता है? बर्ड्स मतलब होता है फूल की कलियाँ। क्या होता है? फूल की कलियाँ। देखिए, तो फूल की कलियाँ जो है वो रफ विंड्स के वजह, मतलब आंधी तूफान के वजह से, है ना, ये क्या होता है? सेक होता है। मतलब क्या? सेक मतलब होता है आंधी तूफान आता है तो उजाड़ देना या हिला देना, डुला देना, मतलब उसको बर्बाद कर देना। ठीक है ना। तो देखिए, ये कलियाँ जो है, बर्ड्स जो है, बर्ड्स अभी कलियाँ ही है, अभी बड़ा भी नहीं हुआ है, लेकिन रफ विंड्स क्या कर रहा है? उसको उसको बर्बाद कर दे रहा है। अच्छा, ऑफ मे यहाँ पर क्यों यूज किया गया है? देखिए, यहाँ पे जून होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मई क्यों किया? देखिए, जून में ये बर्ड्स जो है ना, हो सकता है ये बड़ा होगा, यानी कि फ्लावर होगा, लेकिन ये अभी मई का महीना है और ये बर्ड्स अभी कलियां ही है, यानी कि अभी इसका मतलब यंग स्टेज में है, अभी ये बड़ा होगा। ठीक है ना। लेकिन रफ विंड्स की वजह से ये बर्ड्स क्या होता है? उजड़ जाता है आंधी तूफान में, मतलब बर्बाद हो जाता है ना। इसीलिए यहाँ पे बर्ड्स को हम हाईलाइट किए हैं। तो बोला रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, मतलब आंधी तूफान जो क्या करता है, वो छोटे छोटे कलियां जो बहुत ही खूबसूरत होता है, जिसका अभी मतलब वो भी बड़ा होगा, ठीक है ना, फिर वो ओल्ड होगा, तब जाके उसका मृत्यु होगा। लेकिन देखिए, ये बड़ा होने के पहले ही क्या करता है? इसको बर्बाद कर देता है। क्या कौन बर्बाद करता है? रफ विंड्स बर्बाद कर देता है। ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पे जो ये लाइन है, कवि लाइन को किस लिए बता रहा है? ये कवि यहाँ पे लाइन को इसलिए बता रहा है क्योंकि ये नेगेटिव चीज है। किसमें? ये नेगेटिव चीज है नेचर में। ठीक है ना। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब नेगेटिव चीज है नेचर में, लेकिन उनका जो फ्रेंड है, देखिए उनका फ्रेंड है टेम्परेट, यानी परफेक्ट है। मतलब ये अपने फ्रेंड को, यानी बिलव्ड को, ये क्या बताना चाह रहे हैं? सुपीरियर बताना चाह रहे हैं। मतलब क्या? नेचर से भी वो क्या है? सुपीरियर है। इसीलिए नेचर के नेगेटिव को उन्होंने यहाँ पे वर्णन करते हैं। चलिए, आई होप ये लाइन भी समझ में आया हो गया, आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू सॉर्ट अ डेट। हैथ, देखिए हैथ मतलब होता है हैज, ये जान लीजिए। ठीक है। समर लीज मतलब क्या होता है? समर लीज मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ समर, समर का काल। देखिए, हम आप लोगों को बताए थे आगे, इंग्लैंड में समर का समय में समय खूबसूरत होता है, लेकिन जब समर बीत जाएगा तब वो खूबसूरती क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे कभी कि समर लीज हैथ, मैंने समर के पास क्या है? ऑल टू सोटा डेट, बहुत ही कम समय है। ठीक है, यानी इसका समय बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और इसकी सुंदरता भी खत्म हो जाएगी। यानी कि ये भी लाइन में वो बताना चाह रहे हैं कि ये भी एक नेगेटिव है इनके अंदर, लेकिन उनका जो फ्रेंड है वो फ्रेंड क्या है? टेम्परेट है, यानी क्या? परफेक्ट है, परफेक्ट। लेकिन ये सब जो नेचर है, नेचर के अंदर क्या है? सब नेगेटिविटी है ना। आई होप ये लाइन भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है। आई थिंक मैं एक स्टेंजा आप लोग को पूरा समझा दिए, और आई थिंक आपका ये पहला स्टेंजा क्लियर हो गया होगा। चलिए, कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। Sometime too hot, the eye of heaven shines। देखिए, sometime too hot, the eyes of heaven, मैं यहाँ पे इसलिए हाईलाइट किया हूँ, the eye of heaven जो है इसका इसका मतलब होता है सूर्य। सूर्य क्या होता है?
कभी कभी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है और क्या करता है, ज़्यादा चमकने लगता है ना। अच्छा, अब जानते हैं ना कि सूर्य जब काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो हम लोग को अप्रिय लगने लगता है, मतलब पसंद नहीं आता, हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कभी कि कभी कभी सूर्य का जो प्रकाश है इतना ज़्यादा चमकता है जिसके वजह से हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं और हमारे लिए हानिकारक होता है। ये भी एक नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन बट उसका जो फ्रेंड है, उनका जो फ्रेंड है वो क्या है, टेम्परेट है, यानी परफेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में, एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड। एंड ऑफन और प्राय, हिज उसका जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है, गोल्ड कॉम्प्लेक्शन किसको बोला गया, सूर्य के प्रकाश को। सूर्य का प्रकाश क्या होता है, डिम्ड हो जाता है। डिम मतलब क्या होता है, धुंधला, ठीक है। डिम मतलब क्या होता है, धुंधला। धुंधला कब होता है, जब क्लाउडी रहता है तब, मतलब बादल पूरा क्लाउड से भर जाता है तो क्या होता है, धुंधला हो जाता है। तो देखिए उधर में आपको बताएं कि सूर्य का प्रकाश कभी क्या होता है, काफ़ी हॉट हो जाता है, तो कभी क्या हो जाता है, डिम्ड हो जाता है, यानी कभी ज़्यादा कभी कम। लेकिन इनका फ्रेंड क्या है, एकदम परफेक्ट है। यानी यहाँ पर भी वो नेचर के जो नेगेटिव गुण है उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फ्रेंड को, अपने बिलव्ड को सुपीरियर बताने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, आई होप लाइन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस। सोचने वाली है बात है यहाँ पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और इसका मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान समझिएगा। एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस। हर एक सुंदर वस्तु जो होती है वो अपनी सुंदरता को खो देती है कभी न कभी। ये लाइन का मतलब ये कहना चाह रहे हैं। देखिए ये बात सही है। देखिए जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो बहुत ही खूबसूरत होता है, फिर वो यंग स्टेज में आता है फिर भी वो खूबसूरत होता है, जब वो एडल्ट होता है तो भी खूबसूरत रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो वृद्धा अवस्था में आता है उसकी खूबसूरती धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अच्छा, ये तो खैर बात हुआ इंसान का। कोई वस्तु भी, जब हम कोई वस्तु नया खरीदते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार वो वस्तु क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है और उसकी खूबसूरती जो होती है क्या होती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं एवरी फेयर फ्रॉम फेयर, मतलब जितने भी सुंदर चीज है उसकी सुंदरता कभी न कभी समाप्त हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, मतलब पतन हो जाती है ना। ये बताने का कोशिश कर रहे हैं। आई होप ये लाइन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। अच्छा, वो सुंदरता कैसे खत्म होता है, बाई चांस। देखिए बाई चांस मैं हाईलाइट किया हूँ इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया समझिएगा। बाई चांस, देखिए किसी का सुंदरता जो होता है खत्म हो जाता है बाई चांस। मतलब अगर कोई व्यक्ति है और उसकी दुर्घटना हो गई, मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो एक्सीडेंट हो गया तो उसकी जो सुंदरता है यानी उसका जीवन क्या हो गया, नष्ट हो गया, उसकी सुंदरता क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। या कोई वस्तु है टूट गया, बिखर गया, तो उसकी भी सुंदरता क्या होती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर एक्सीडेंट नहीं होता है या टूटता नहीं है तो नेचर्स चेंजिंग कोर्स, देखिए नेचर का एक नियम होता है। नेचर का क्या नियम होता है, नेचर हमेशा क्या होता है, चेंजेबल होता है। हमेशा क्या होता है, चेंजेबल, मतलब हमेशा चेंज होते रहता है। तो इससे अगर बच गए तो नेचर से आप क्या है, नहीं बचेगा और समय के अनुसार क्या होगा, सुंदरता आपकी खत्म हो जाएगी, माने अनट्रिम्ड हो जाएगी, मतलब क्या, सौंदर्य खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। बाई चांस खत्म होगा या नेचर के चेंजिंग कोर्स से खत्म होगा। यानी कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब जो अवगुण है, प्रकृति के अंदर अवगुण है, प्रकृति के अंदर अवगुण है, और उनका जो फ्रेंड है वो फ्रेंड एकदम क्या है, परफेक्ट है। उनका जो बिलव्ड है एकदम क्या है, परफेक्ट है। मैंने ये अपना फ्रेंड को सुपीरियर बताने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए आई होप ये लाइन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं थर्ड क्वाट्रेन, बट दे इटर्नल समर शैल नॉट फेड। देखिए दे यहाँ पे योर, मतलब आपका इटर्नल समर, समर मतलब क्या बताए थे, सुंदरता। कहाँ का सुंदरता बताए थे, इंग्लैंड का। लेकिन देखिए यहाँ पे इटर्नल समर, इटर्नल मतलब अमर है, सुंदरता किसका, सुंदरता अमर है, योर, योर मतलब किसका, उनका बिलव्ड का, उनका
फ्रेंड का, उनका फ्रेंड का जो सुंदरता है वो क्या है, अमर है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। शैल नॉट फेड, फेड मतलब क्या होता है, फीका, उनका जो सुंदरता है कभी भी फीका नहीं होगा। देखिए यहाँ पे बहुत सोचने वाली विषय है कि दुनिया का हर एक चीज़ जो समय के अनुसार मतलब खूबसूरत जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन इनका फ्रेंड जो है, फ्रेंड की जो सुंदरता है, वो फ्रेंड की सुंदरता कभी भी खत्म नहीं होगी, कभी भी फीका नहीं होगा। ये लाइन के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। कभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये इनकी सुंदरता खत्म नहीं होगा। चलिए ये यहाँ पे जो प्रॉब्लम है हम लोग का कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इनकी जो सुंदरता है खत्म नहीं होगा, ये हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो ये जो लाइन है, ये लाइन को पूरा हमको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नोर लॉस पोसेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओएस्ट। नोर लॉस पोसेशन, पोसेशन मतलब क्या होता है, अधिकार। तुम अपना अधिकार नहीं खोगे, किसका अधिकार नहीं खोगे, ऑफ दैट फेयर, अपना खूबसूरती का, दाउ ओएस्ट, तुम्हारा सौंदर्य जो है, दाउ योर सौंदर्य मतलब तुम्हारा जो सौंदर्य है उसका तुम खुद अधिकार, उसका ऊपर तुम्हारा खुद का अधिकार है, ठीक है ना। और ये जो सुंदरता है तुम कभी भी खोएगे नहीं, मतलब तुम कभी भी नहीं खो पाओगे, ठीक है ना। ये सुंदरता का अधिकार तुम्हारा है, ठीक है ना। ये कहना चाह रहे हैं कि इनका कहने का मतलब है कि आपकी सुंदरता पे आपका खुद का अधिकार है और आप इसे कभी भी खोएंगे नहीं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में। नोर शैल डेथ ब्रेक दाउ वंडरेस्ट इन हिज सेड। देखिए ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है गर्व करना, ठीक है। देखिए इसका इसका मीनिंग समझिए बढ़िया से। देखिए जब कोई इंसान जन्म लेता है तो जन्म से ही जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ते जाता है तो मृत्यु का काल के करीब जाते चला जाता है, ठीक है, माने चलते चला जाता है, ठीक है। तो उनका मृत्यु निश्चित है, उनका खात्मा निश्चित है, ठीक है। ये काल से कोई नहीं बच सकता। लेकिन यहाँ पे कवि जो है बोल रहे हैं, नोर सैल डेथ ब्रेक द वंडरेस्ट इन हिज सैड। तुम ना उस काल के घेरा में नहीं रहोगे, मतलब तुम इस काल से भी क्या रहोगे, परे रहोगे, मतलब तुम्हें काल कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और तुम्हारी सुंदरता का भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये ब्रेक का मतलब ये है, ये पूरा लाइन का मतलब यही है, नॉर सेल डेथ ब्रेक द वंडरेस्ट इन हिज सैड, कि अगर आपका मृत्यु भी हो जाता है या मृत्यु भी हो जाता है तो आपकी जो सुंदरता है वो सुंदरता फीका पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और आप मृत्यु के छाया में नहीं हो, आप काल आपको कुछ नहीं कर सकता है, आपकी सुंदरता को कुछ नहीं कर सकता है। देखिए ये भी एक सोचने वाले विषय है कि भाई उनका जो सुंदरता है खत्म नहीं होगा, ठीक है ना, मरने के बाद भी उनका खूबसूरती खत्म नहीं होगा। देखिए ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इसका सोल्यूशन आप आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आई होप ये लाइन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेन इन इटर्नल लाइन टू टाइम thou growest, when in eternal line। देखिए यहाँ पे समझिए इटर्नल लाइन्स किसको बोला गया है, ये जो लाइन है पूरा पोयम जो है इटर्नल है, क्या है, इटर्नल मतलब अमर है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। माने जब तक ये लाइन रहेगा, जब तक ये पोयम रहेगा, जब तक लोग इसको पढ़ेंगे तो तब तक ये सुंदरता आपका क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। ये बोल रहे हैं वेन इन इटर्नल लाइन टू टाइम दाउ ग्रोस्ट, यानी कि जब तक ये लाइन रहेगा आपकी सुंदरता क्या होगी, बढ़ते चली जाएगी। आई होप ये भी क्वार्टरन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, पूरा समरी, पोएम का पूरा समरी खत्म हो जाएगा, जितना इधर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था सब ये प्रॉब्लम यहाँ पे आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए तो समझते हैं। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, जब तक मनुष्य सांस लेंगे, मतलब क्या, मतलब जीवित रहेंगे, जब तक मनुष्य जीवित रहेंगे और आइज कैन सी तब तक वो देखेंगे, ठीक है ना, जब तक जीवित रहेंगे तब तक वो देखेंगे। सो लॉन्ग लिव्स दिस
एंड दिस लाइफ टू दी, सो लॉन्ग लिव दिस। देखिए यहाँ पे दिस किसके लिए बोला, सोनेट के लिए बोला है, ठीक है ना। मतलब जब तक मनुष्य सांस लेंगे जब तक मनुष्य सांस लेंगे, जब तक मनुष्य देखेंगे, तब तक इस सोनेट को पढ़ेंगे। और ये तब तक सोनेट को पढ़ेंगे, और ये सोनेट के माध्यम से, ये सोनेट यहाँ पे उनका लाइफ को जो है, लाइफ को क्या करेंगे, अमर बना देंगे, है ना। यानी ये जो सोनेट है ना, कवि को क्या करते हैं, ये अमर बना देते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब तक मनुष्य जीवित रहेंगे, वो देखेंगे, इस सोनेट को पढ़ेंगे, और सोनेट को पढ़ेंगे तो कवि का जो बिलव्ड है, उनकी सुंदरता का हमेशा जिक्र किया जाएगा। और उसकी सुंदरता का जिक्र ही नहीं किया जाएगा, उसकी सुंदरता समय के अनुसार और क्या है, बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पर इस पोएम में हम देखें कि जो नेचर है, नेचर से भी ज़्यादा खूबसूरत वो अपने बिलव्ड को मानते हैं, इसीलिए नेचर का तुलना वो बिलव्ड से करते हैं, और कहते हैं क्या कि ये जो सोनेट है, सोनेट के माध्यम से आप हमेशा जीवित रहेंगे। देखिए कवि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए अभी मैं ये सोनेट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई इंग्लैंड से इस सोनेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई अमेरिका से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब दुनिया का कोई भी कोना से मतलब इस सोनेट को एक्सप्लेन करेंगे, यानी इसके बारे में पढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है उनका फ्रेंड की सुंदरता का वर्णन किया जाएगा, और उनकी फ्रेंड की सुंदरता हमेशा क्या होगी, बढ़ते चले जाएगी, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि ये जो सोनेट है, जो लिखा गया है, ये जो सोनेट क्या है, एक आर्ट है, और आर्ट के माध्यम से आप काल को भी आप रोक सकते हैं, टाइम को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, आर्ट जो है मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है, उसी प्रकार सोनेट भी एक क्या है, आर्ट है, और इस आर्ट के माध्यम से ये हमेशा जो सोनेट है वो जीवित रहेगा। माने जब तक मनुष्य जीवित रहेगा तब तक ये सोनेट जीवित रहेगा। इन्हीं सोनेट को पढ़ेंगे और पढ़ के एक्सप्लेन करेंगे, तब तक कवि का सुंदरता का वर्णन किया जाएगा, जो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो आई होप मैं एक लाइन को बढ़िया से समझा पाया हूँ, और वीडियो बनाते समय थोड़ा बहुत आवाज़ इधर उधर से आता है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, है ना। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा, और जो भी आवश्यकता रहेगा, कोई भी कमी रहेगा तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मैं अपना नंबर दे दिया हूँ, ठीक है ना, और बताया हूँ, अगर आप हमारे ट्यूशन से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, और आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर दिया हुआ है, पहले ही आपको बता दिए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।